नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे, किल्लत कई चीजों की चलती है और किल्लत अब डीएपी की। एक तरफ सरसों, चने, गेहूं जो इनकी बुआई का वक्त है और दूसरी तरफ किसान को एक बार फिर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ कोयले से जूझ रही बिजली कंपनियां, बिजली की किल्लत, तो दूसरी तरफ अब डीएपी की किल्लत। हालात ये हैं कि पुलिस थानों में भी जो ट्रक डीएपी का आता है वो महफूज नहीं है। वहां की लोग, क्योंकि जरूरत है उसको, जैसे पेट को भूख, ऐसे किसान की भूमि को भी जो भूख होती है उसे वो मिटाने की पूरी कोशिश करता है। मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, हालात सब जगह एक जैसे हैं। पूरे देश में डीएपी की किल्लत कही जा सकती है, लेकिन किसान की डिमांड के अनुरूप अभी नहीं मिल पा रहा। लगभग 2.25 लाख मीट्रिक टन की किल्लत राजस्थान अकेला फेस कर रहा है। कहा जा रहा है कि सप्लाई हो रही है, लेकिन अभी जैसे होनी चाहिए वो नहीं हो रही। स्थिति यहाँ ये बन रही है कि एक हुक्के को बैठ करके पीने वाले किसान आपस में एक दूसरे से उलझ रहे हैं। मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान के कई हिस्से हों, लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को। और जो कुछ दिन पहले ही जो स्थितियां थी, दावे थे राजनीतिक दलों की तरफ से कि डीएपी की कोई किल्लत नहीं है, सारी स्थितियां नॉर्मल है, अब वो नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारी चूक भी कही जा सकती है कि फरवरी से इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर पैसे बढ़े थे तो सप्लाई कम हो गई थी। खैर चलिए, लेकिन अन्नदाता या धरती पुत्र, उसको इंतजार है कि वो बैग उसे 50 किलो का जो डीएपी का है वो मिलना चाहिए। क्यों बढ़ रही है किल्लत, क्या है वजह, और क्या इसकी जरूरत है? क्या इसके कोई राजनीतिक मायने हैं, या फिर ये कहना पड़ेगा कि हाँ ये तो होना ही था, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था। तो चले, हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। भाजपा से श्याम झा साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब जुड़े हुए हैं, और कृषि मामलों के जानकार डॉक्टर सीबी यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। मैं कुछ पढ़ रहा था डीएपी को लेकर के कि फरवरी से ही ये किल्लत धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर कोविड में सब लोग लग गए, अप्रैल में भी ये स्थितियां बनी थी, और अक्टूबर आते आते डिमांड बढ़ी, लेकिन वो सप्लाई जैसे बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ नहीं पाई। तो क्या माने इसमें कि ऐसा होना ही था क्योंकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से कुछ ऐसा बना था, या फिर हमारी कुछ चूक रही? जी योगेंद्र जी, बेसिकली प्रॉब्लम्स कोई पहली बार नहीं है। ये डीएपी हर बार रबी की बुआई के समय इसकी जो है डिमांड बढ़ती है। और ये जो अभी जो क्राइसिस है इसकी मैं भी अध्ययन कर रहा था कि चारों तरफ से मेरे पास भी कॉल आ रहे थे कि वजह क्या है। इसकी जो मेन वजह निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है कि हमने जो सप्लाई जो चेन थी उस चेन को ढंग से मैनेज नहीं किया, बल्कि इसके भीतर मुझे थोड़ा सा और अंदेशा नजर आ रहा है कि मैं अलग अलग स्टेट का देख रहा था कि जो एक 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 इम्पार्शियलिटी रहती थी स्टेट को जो डिस्ट्रीब्यूशन की, उसमें भी बड़ा फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि पंजाब, हरियाणा जहां पानी ज्यादा होता है वहां डीएपी की खपत ज्यादा होती है। राजस्थान भी उस पर ही है। तो जो अलग अलग स्टेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर के भी कोई पॉलिसी नहीं है, इसलिए पूरे देश में एक इक्वल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अलग अलग स्टेट में आप अलग अलग रूप से देखेंगे। जैसे पंजाब के भीतर देखेंगे तो वहाँ पंजाब में लगभग उन्होंने 5.5 लाख टन की डिमांड होती है और उनको 2 लाख टन दिया गया है। राजस्थान जिससे हम बिलोंग करते हैं 1.5 लाख टन की जरूरत होती है और 67,000 जो है टन दिया गया है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कोई पॉलिसी नहीं है, एक तो ये है। दूसरा, एक पीछे जाइए, डीएपी में एक चेंज किया था, नीम कोटेड डीएपी। ये चेंजेस इसलिए किया था क्योंकि डीएपी को बेसिकली दूध में मिलावट के रूप में ये जो नकली दूध बनाने वाला गोरख धंधा में भी चलता है। तो वहां ये नीम कोटेड जो डीएपी था उसके बाद में किसानों को ये कहा गया कि इसको कम यूज ले, जो 100 किलो की जगह 90 ले, और जो डीएपी का जो एक जो कट्टा हुआ करता था उसमें 50 किलो की जगह उसका वजन 45 किलो किया है इन्होंने। तो इसके पीछे यही थी कि हम डीएपी की जो अन्य जगह जो सप्लाई हो रही है उसको रोकें, और एक नीम कोटेड डीएपी जिसका सरकार ने काफी प्रचार प्रसार किया था, खूब विज्ञापनों पे खर्च किया था। लेकिन अल्टीमेट किसान को समय पे बुआई के समय ये चाहिए, और ये प्रोएक्टिव काम होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि बाढ़ आ गई है आप इंतजाम करिए। ये सब गवर्नमेंट होती इसलिए क्योंकि प्रोएक्टिव करना होता है, आपको पहले से मैनेज करना होता है। तो ये पहला अनुभव नहीं है, ये जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके बाद से कंटिन्यू है कि हमको डीएपी चाहिए। तो ये कोई पहली चीज नहीं है। अब सरकारों की इसमें मुझे लगता है कि या तो कोविड में इन्वॉल्व रही है, या फिर सरकारों की धीरे धीरे ये प्रायोरिटी में नहीं है। सरकारों के जैसे पहले किसान एक प्रायोरिटी में हुआ करता था वो नहीं है।
एक चीज को और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मैं इस पूरी उसमें, ये जो इसमें जो मैंने किसानों से बात किया हूं तो वो ये कह रहे हैं कि बाजार में वो कहते हैं कि डीएपी की जगह एक दूसरा खाद ले लीजिए, वो बराबर में वो दूसरा खाद देते हैं। तो ये एक किसान लोगों का ये शंका है कि ये दूसरी तरफ से जो दूसरा खाद को जो प्राइवेट कंपनियां प्रमोट करती है उसको मार्केट में एक तरह से उतारने का या वो उधर प्रलोभन देने का, ये रियल किसानों से मैंने जब ये प्रॉब्लम आई तो बात की कि जब मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं डीएपी तो नहीं है। तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत पहले ये आता नहीं था, लेकिन फिर भी एक पाबंदी होती थी। आपको पता हो कि इस कानून के भीतर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो लिमिट है वो खत्म कर दी गई है। तो ये जो खतरे जो आज हम देख रहे हैं, ये कृषि कानूनों के खत्म होने के जो ये 3 कृषि कानूनों पर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो कैप खत्म हो जाएगी, तो ये खतरों की पूर्वाभास भी है कि फिर ऐसी स्थितियों में कैसे निपटेंगे हम। जी, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास में यादव साहब। मैं श्याम झा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, सीबी यादव साहब का कहना है कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं उसका एक संकेत है खतरे का, डीएपी से शुरू होना, और कंपनियां मनमर्जी कर सके हैं उसकी किल्लत। एक ये भी चर्चा आती है कि पहले किसी चीज की किल्लत कर दो, फिर मनमानी रेट भी आप ले सकते हो, क्योंकि व्यक्ति को चाहिए वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए जिसकी उसे जरूरत है। देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कृषि कानून के ऊपर हम चर्चा करने बैठेंगे तो एक बहुत लंबा विषय हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करनी है, ये तो इन्होंने एक संकेत दिए हैं उसके। जी, और रही बात डीएपी की, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो स्थिरता है डीएपी को लेकर के, उसको लेकर के थोड़ी सी समस्या हमें झेलनी पड़ रही है, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है इसका समाधान किया जाएगा और किसानों को किसान तक डीएपी पहुंचे, उसके लिए सरकार भरसक प्रयास करने में जुटी हुई है। जी श्याम जी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें कहा है कि आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जो किसान की जरूरत है उससे ताकि पूरी की जा सके आप मॉनिटरिंग करिए, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। बहुत ही एक वाजिब पत्र है और उसकी लैंग्वेज भी अगर हम कहें कोई आरोप वाली बात नहीं है। लेकिन बीजेपी का रिएक्शन है कि कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पर राजनीति करती है, क्योंकि देखिए जब मनमोहन सिंह सरकार के वक्त डीएपी की कमी थी, हालात तभी ऐसे बन रहे थे, तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि किसान को डीएपी की जगह लाठियां मिल रही हैं। तो अंतरराष्ट्रीय इश्यूज पे या कहें कि हमें जो जरूरत होती है, एक बार हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, वो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो इसमें फिर सियासत क्यों होती है? लेटर लिखना अशोक गहलोत का, वो बीजेपी को लगता है कि राजनीति हो रही है। और जब मनमोहन सिंह के वक्त किल्लत थी, आज की जैसी स्थितियां बन रही थी, तो उस समय यह था कि किसान को डीएपी सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही। तो दोनों बातें क्यों हो सकती है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, जैसा आप देखते हैं कि 18 घंटे 19 घंटे वो कार्य करते हैं। कोविड टाइम में जिस हिसाब से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय पटल पर ये दिखा दिया कि हमारी जनसंख्या और हमारी डेंसिटी इतना होते हुए भी उन्होंने किस तरह से मैनेज किया, और कहीं भेदभाव नहीं राज्य सरकारों के साथ, चाहे वो वहाँ सरकार किसी भी पार्टी की हो, राज्य सरकारों के साथ जिस तरह से तालमेल करके उन्होंने समस्या से बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत अगर लेटर भी लिखते हैं तो वही मैं उसी पे आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी आपको इसमें दखल देना चाहिए, आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या लिखा है उन्होंने? जी, उसी पे आ रहा था मैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कोई भी अगर समस्या सामने आती है उसको व्यक्तिगत उस चीज को देख के और उसके समाधान के लिए जुट जाते हैं, और उनकी ये कार्यशैली आज से नहीं, आरंभ से ये, जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपने क्षेत्र की जो भी चीज होती थी और प्रायोरिटी पे लेके करना होता था। आज वो खुद अगर अपन कर सकते हैं और उनको व्यक्तिगत खुद संज्ञान ले रहे हैं और वो ध्यान दे रहे हैं, उसके बावजूद अगर पत्र लिख करके हम बताएं कि नहीं हमने पत्र लिखा इसलिए ऐसा हो रहा है, तो एक राजनीति ही है। क्योंकि आज किसान उनकी प्रायोरिटी है, किसानों के लिए उनकी जो सोच है वो बहुत अलग है, बहुत आगे। चलिए मैं आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। राजेंद्र आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा। मुख्य प्रधानमंत्री खुद ही पहले सक्षम है, वो खुद ही कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है लेटर लिखने की? इंतजार करना चाहिए थोड़ा। देखिए मतलब डीएपी जो खाद है उसका मतलब रबी की फसल के अंदर खास सिग्निफिकेंस है, और खासकर जो तिलहन और दलहन की फसलें होती है उसके अंदर उसकी बहुत उपयोगिता है। और जो डीएपी की जो आपूर्ति का जिम्मा है वो केंद्र सरकार के पास रहता है। अब आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई के अंदर जो ये गैप आया ना, आप नोट करेंगे कि जो अक्टूबर महीने के अंदर 1.5 लाख मीट्रिक टन की जो रिक्वायरमेंट थी उसके अगेंस्ट सिर्फ हमारे को 67,000 मतलब 67,000 मीट्रिक टन ही मिला। तो ये आधे से ज्यादा का गैप है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अप्रैल से लेके सितंबर तक लगभग 4,50,000 मीट्रिक टन की जो आपूर्ति होनी थी, उसके पेटे सिर्फ 3,07,000 मीट्रिक टन की हुई। तो ये जो गैप है वो गैप बहुत बड़ा है। और भारत राज्यों का संघ है और राज्यों का और केंद्र का कुछ भी बटा हुआ नहीं है। ये एक हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राज्यों की और केंद्र की। अब राजस्थान के अंदर या जो केंद्र के अंदर हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं वो सांसद होते हैं, 25 लोकसभा सीटें होती है और 10 राज्यसभा की सीटें होती है। तो उस हिसाब से राजस्थान के जो प्रतिनिधि के रूप में केंद्र में जो चाहे मंत्री है राजस्थान कोटे के या राजस्थान के सांसद हैं, उनको लगातार इन चीजों को, क्योंकि वो उन्हीं क्षेत्रों से संबंधित है, चाहे भरतपुर हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे नहरी क्षेत्र के हो, सभी जगहों के प्रतिनिधि संसद में भी बैठते हैं और राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी बैठते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं। वो लोग अगर प्रधानमंत्री जी के सामने ये बातें नहीं उठाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। जब भी कोई बात उठती है कि भाई राजस्थान, जब भी कोई बात होती है प्रधानमंत्री के पाले में डालते हैं, अरे भाई प्रधानमंत्री राजस्थान के भी तो प्रधानमंत्री है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है। आज इस चीज को समझने की जरूरत है। भाजपा हमेशा इस चीज को राजनीतिक रूप से देखती है, हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि मेरी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूं कि नहीं निभा रहा हूं, भाजपा अपनी जिम्मेदारी निभाए, सांसद अपनी जिम्मेदारी निभाए। राजस्थान सरकार ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएम साहब को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि साहब इस बात को आप देखिए। और ये देखिए ना, आपकी जो गैप पड़ा, जो आयात या अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो भाव बढ़े, उस भाव की वजह से आपूर्ति और डिमांड और आपूर्ति में जो फर्क आया ना, उस फर्क को समझने की जरूरत है। वापस आ रहा हूँ यादव साहब जी, क्या लगता है अभी देखिए सरसों की बुआई और चने की बुआई ये चल रही है, अभी गेहूं और जौ में थोड़ा सा वक्त लगेगा, दीपावली के बाद ये बुआई होगी। अभी जरूरत उन बेल्ट में ज्यादा है कि जहां पे या तो पानी खूब है तो गेहूं भी डाल सकते हैं, पर गेहूं थोड़ा सा अर्ली है अभी। सरसों की बुआई जबरदस्त तरीके से चल रही है और राजस्थान बहुत कुछ, अगर बात करें पूर्वी राजस्थान यानी कि भरतपुर, धौलपुर, इनमें ज्यादा है। गंगानगर जो हमारा नॉर्थ बेल्ट है, वहां पे इस तरह की बुआई ज्यादा होती है, नरमा और सरसों, ये सब चीजों की। तो सरसों के लिए अभी डीएपी चाहिए और वो उसकी जरूरत है। तो अभी जैसे दोनों पार्टियों के अपने अपने तर्क हैं, इन तर्कों से लगता है आपको कि हाँ आपूर्ति हो जाएगी? नहीं, ये तो पार्टियों के तो आरोप प्रत्यारोप रहेंगे और ये ऐसा नहीं होता, एक टाइम बाउंड होता है। आप 15 दिन तक आरोप प्रत्यारोप रहे तो वो बुआई तो निकल गई, वो कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। और योगेंद्र जी, इसमें एक बफर स्टॉक का प्रोविजन था हमेशा से, ऐसे एक बफर स्टॉक रहेगा, उससे आपूर्ति की जाती, क्योंकि इमरजेंसी चीज मानी गई है। ये डीएपी और खाद को बहुत इमरजेंसी माना गया है। लेकिन अभी देखने में आया कि बफर स्टॉक जैसी कोई वो जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था का बैकअप क्या है, ये अभी मैं सर्च कर रहा था, इस तरह का बैकअप है ही नहीं हमारे पास में इस समय, क्योंकि एसेंशियल सर्विस होती है। इसमें एक जो दिक्कत आ रही है वो आप देखिए कि ये जो हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं ना कई बार, ये एक आप इसमें देखोगे बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत बढ़ी तो पहले डीएपी का भाव 1200 से बढ़ा करके 2400 कर दिया था, फिर उसकी सब्सिडी देके वापस 1200 रुपए में लाया और ये सब्सिडी डायरेक्ट कंपनियों को दी। अब कंपनियां ये कहती है कि हमारे लिए सब्सिडी इनसफिशिएंट है। जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इसलिए वो प्रोडक्शन नहीं कर रही है, और इसलिए अब आप ये जैसे टीकाकरण में जो दिक्कत आई थी ना कि प्राइवेट कंपनियों को हम पूरा सौंप देते हैं तो जो वैक्सीन उपलब्ध नहीं करवाती और कंपनियां बार्गेनिंग करती है। बेसिकली सरकार और कंपनियों के बीच में एक बार्गेनिंग का ये चल रहा है कि हमारे को जो आप सब्सिडी दे रहे हो या सब्सिडी कम दे रहे हो। अब इस मुद्दे पे होना क्या चाहिए, बेसिकली बिल्कुल सही बात है। मैं इसमें अशोक गहलोत जी ने जो पत्र लिखा है ना, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप प्रधानमंत्री जी इस समय अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे। और ये बात मतलब इतनी बेहुदा बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 18 घंटे काम करते हैं। इस देश में वन मैन सिस्टम नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सिस्टम दिया है। हम हीरो कल्चर डेवलप कर दिया, 18 घंटे नहीं 24 घंटे भी एक आदमी काम क्यों करे। हमेशा काम को डिवाइड किया जाता है, काम को बांटा जाता है। ये एक मतलब हमारा केवल यही काम बच गया कि पार्टी के प्रवक्ता बन करके एक आदमी को भगवान बनाने की कोशिश करें। ऐसा क्यों करते हो? एक टीम वर्क होती है, एक कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करते हैं लेकिन इंटरफेयर नहीं करते, तो ये सबसे बुरी बात है। ऐसी स्थिति में ये प्रायोरिटी तय की जाएगी। ये मुझे लगता है कि आपको गलत जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। आप इतनी जानकारी, श्याम जी आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं विवेक जी, आदमी की भाषा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर 18 घंटे काम करते हैं तो प्रायोरिटी क्या है? जिस भाषा की प्रायोरिटी तो तय करनी पड़ेगी कि 18 घंटे में क्या मर्यादा है, जो भाषा शैली है आपकी,
वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी एक कुंठा है जो सामने आ रही है, किसी पार्टी से आपके प्रति आपका जुड़ाव या झुकाव हो, किसी व्यक्ति के प्रति झुकाव हो, उसकी कुंठा है आपकी। जी 18 की जगह 19 घंटे भी काम कर रहे हैं तो उनका दखल दिखना चाहिए, उनका दखल होना चाहिए, क्योंकि ये समय एक जो भाषा की जो मर्यादा है उसका क्या गलत कहा साहब इन्होंने कि आप क्या गलत बेहुदा बात मेरा सिंपल कहना है इस तरह की बात, डेमोक्रेसी के भीतर चीजें दिखनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम डेवलप होना चाहिए। वो 18 घंटे काम करते हैं, ठीक बात है, लेकिन अगर उनका इंटरफेयर नहीं आता है बात क्या होती है विवेक जी, थोड़ा सा बताएंगे मुझे कि बेहुदा बात क्या? कहेंगे कि नहीं वो इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन जनता को नहीं बता रहे हैं हम लोग, वो पीछे कर रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में एक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूं, मेरा एक स्टेटमेंट आया, हम ऐसा कर रहे हैं, दिखना भी चाहिए। न्याय होता ही नहीं है, न्याय दिखना भी चाहिए। तो आप कह रहे हो नहीं वो कर रहे हैं, ये श्याम जी आपके पास आ रहा हूँ, सीबी यादव साहब रोकना चाहूंगा, श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। रेट्स का जंप हुआ और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल अच्छी बात है, कौन खारिज कर रहा है प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे होंगे। इनका साफ ये कहना है कि अभी किसान को जरूरत है, वो असर दिखना भी चाहिए। मालूम था कितना रकबा तो जुताई का होगा ही होगा, और अभी तो वो पीक नहीं हुआ है सर, अभी तो बिगनिंग है जी। मैं ये बताना क्या गलत सवाल है उसके अंदर? एक पहले से मालूम था कि इतनी बुआई तो होती है, राजस्थान के अंदर खाद मिलना चाहिए क्योंकि केंद्र देता है खाद। जिस समर से हम गुजर रहे हैं और जिस हिसाब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बाजार में जो भाव का जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन हुआ है जिस स्तर पे, तो एक मैनेजमेंट के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना सर। आज वो जिस चीज का मैनेजमेंट करना है श्याम जी, तो वैसे देखिए आप लोगों, श्याम जी देखिए आपका अपना बयान हो सकता है, इसे मैं खारिज नहीं कर रहा, आप तो सोच रहे होंगे पार्टी के स्तर पे, आप अपनी बात बिल्कुल बेहतर तरीके से सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो एक बात आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना नहीं है सर कि अचानक प्रकट हो गया और वेरिएंट इस तरह का आया कि तबाही मचा दी, हमें संभलने का टाइम नहीं मिला। खेती एक ऐसी चीज है कि आपको अक्टूबर के अंदर आपकी बुआई होनी है, सरसों की होनी है, उसे आप खारिज नहीं कर सकते। इसमें इतने रकबे में इतना आपको डीएपी चाहिएगा, वो चाहिएगा ही। तो ये हमारा स्मार्ट तरीके से एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारी सोच होती है ना, वो झलकनी चाहिए सर। ये हम कोविड से नहीं जोड़ करके देख सकते कि हाँ अचानक, ये अचानक नहीं आया है, ये पहले से थी, तो हमारी तैयारी नहीं रही सर। उनका साफ कहना है कि हमारी तैयारी नहीं थी, तैयारी होनी चाहिए थी। नहीं, रेट का जो फ्लक्चुएशन आया वो अचानक आया, पहले से अपेक्षित नहीं था कि रेट में डबल का फर्क आ जाएगा। नहीं सर, फरवरी से चल रहा है सर ये सिलसिला, उसके बावजूद फरवरी से चल रहा है सर सिलसिला, बढ़ना चालू हुआ फरवरी से, लेकिन डबल तक पहुंच जाना, उसके लिए भी जो भी कैलकुलेशन है वो की जा रही है। और जो सरकार किसान के पास 9 महीने में अगर चीजों को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम 9 महीने में दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अगर ये कह रहे हैं कि आपका एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, आपका कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, आपके कमोडिटी से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, आपको उनसे ये ध्यान देने की बात थी, और ये बड़ी चूक है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय पे अगर चीज नहीं मिलेगी, अगर आज हम कहें चाहे राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल यूनियन गवर्नमेंट हो, देखिए जो कमी है किसान, वही परिस्थिति है। ये कहने का फिर अधिकार नहीं है राजनीतिक दलों को कि उनके टाइम लाठियां मिलती थी, हमने साहब इतना यूरिया दे दिया, वो दे दिया। हालात आज वो के वही हैं, बदले नहीं है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगर ये स्थिति राजस्थान में बन रही होती तो ये जो तस्वीर आप सामने देख रहे हैं मध्य प्रदेश की है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ बीजेपी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये आप लोग कह सकते हो, लेकिन अन्नदाता को उसका जो मटेरियल है जिसकी वजह से हमारे पेट भरेंगे, आप तो खुद इन प्रोडक्ट से जुड़े हुए हो, वो उसकी जरूरत है, जो समय पे अगर पूरा नहीं होगा तो आप अंदाजा लगाइए कि हम किस तरफ चले जाएंगे। राजेंद्र जी समय कम है, लेकिन आपको वक्त दूंगा मैं। ये वक्त राजनीति करने का नहीं, किसान को वो प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का है। देखिए योगेंद्र जी, फरवरी के अंदर 1700 रुपए का भाव था डीएपी के 50 किलो के बैग का, और उसको आपने मई के अंदर 2400 रुपए कर दिया। आपने भाव बढ़ाया, लगा कि भाई मार्केट में कुछ फ्लक्चुएशन है, आपने बढ़ा दिया, लेकिन आपने इंपोर्ट घटा दिया। इसका मतलब क्या है भाई? आपने दाम भी बढ़ा दिया, इंपोर्ट भी घटा दिया, इसका मतलब तो पूरा का पूरा मतलब खुले बाजार के अंदर आपने छूट दे दी लूटने के लिए। भाई आज एक बात देखिए ना, जो हमारी जो सरकारी क्रय विक्रय कंपनियां हैं, समितियां हैं, उनके पास में तो भाई सरकार खरीद करे, चाहे महंगे दाम में भी खरीद करे, किसान अगर प्रायोरिटी में है। आज चले समय कम है राजेंद्र जी, राजेंद्र की बात करें आपका, तो उसमें राज्यों को पूरा का पूरा केंद्र के द्वारा ही डीएपी प्रोवाइड किया जाना है। माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा। कुल मिलाकर के यही है कि इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, और या उन ऑप्शंस पे
आपको तैयारी करनी चाहिए। नीम कोटेड यूरिया था, किसान भी उससे खुश था कि चलिए काम चल रहा है हमारा, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। प्राइवेट कंपनियों को अगर इसी तरह से हाथ में खेलते रहेंगे तो आपके बूते की बात नहीं रहेगी, वो आपके हाथ से चली जाएगी। वो पहले किल्लत बढ़ाएंगे, उसके बाद में दाम बढ़ाएंगे। वो एक जो मोड होता है कि हाँ अब तो डिमांड बढ़ गई है और अब आपके पास में किल्लत है, फिर देखते होने पौने दाम में कैसे भी मिलना चाहिए वो दे दीजिए, वो कल्चर हमें खत्म करना होगा। नहीं तो सरकार हमेशा ब्लैकमेल होती रहेंगी, और अगर सरकारों की नोटिस में होने के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है तो भगवान मालिक का फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर तो होता रहेगा। आप लोग मानसिक रूप से तैयार रहिए कि पुलिस थानों में आपको खाद लेना है और खाने के लिए लठ भी मिल सकते हैं आपको। ये स्थितियां ऐसे बदलने वाली नहीं है। अगर स्मार्ट मैकेनिज्म अगर आप लोग डेवलप नहीं करेंगे तो ये हालात आज जो देख रहे हैं कल भी वही रहेंगे, सुधर नहीं सकते। बेशक आपके राजनीतिक बयान कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हालात सुधरने चाहिए। बड़ा सवाल ये है। शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।